हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन इनके बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। भौतिक परिवर्तन तो वे परिवर्तन जिनसे पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे रंग, गंध, स्वाद तथा अवस्था जो होती है ठोस, द्रव, गैस, ये भौतिक अवस्था ही है। ठीक है, तो ये भौतिक अवस्था में परिवर्तन कहलाते हैं। इन परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ये परिवर्तन अस्थायी तथा उत्क्रमणीय होते हैं, जैसे पिघलना, जमना, ऊर्ध्वपातन, घुलना आदि। ये सब जो है वो भौतिक परिवर्तन में आते हैं। जैसे बर्फ़ का जल में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, जबकि ये सिर्फ स्थिति, उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है। ठीक है, लेकिन जो है मैटर वही है, जल ही है, यानी H2O ही है। ठीक है, कपूर चाहे ऊर्ध्वपातित हो जाए, जो है चाहे ठोस में रहे, लेकिन वो रहेगी कपूर ही। ठीक है। ऊर्ध्वपातन वे ठोस जो द्रव अवस्था से में आए हुए बिना, ठीक है, वो गैस में चल जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, जिसमें आयोडीन होता है, आयोडीन का होता है, नौसादर का होता है, NH4Cl का होता है, कपूर यानी इसको हम नैप्थलीन भी कहते हैं। ठीक है। फिर लोहे से चुंबक का बनना भी है भौतिक जो है पेड़ से पत्ते गिरना, सब्जियों का काटना, ठीक है, लकड़ी को काटना, शक्कर या नमक पानी का घुलना जो है भी भौतिक परिवर्तन ही है। ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनसे पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि इसमें जो होता है रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का जो निर्माण होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको रासायनिक परिवर्तन। ये परिवर्तन अस्थायी तथा अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब दोबारा रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन का या ईंधन का जलना, तो अगर जल करके क्या फिर आ जाएगा वो चीज़? नहीं ना। तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन एक बार बदल गया फिर नहीं होता है। नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करना। ठीक है, ये सब्जियों का पकना या सड़ना, एक बार सड़ गई फिर आएगी नहीं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एक बार हो गया फिर दोबारा जो है वापस नहीं हो सकता। श्वसन श्वसन होता रहता है। ठीक है, संचारण एक बार जंग लग गया, ऐसा नहीं है कि जंग हट जाएगा पूरा। फिर रोटी का पकना, पक गई तो जो है फिर से वैसी नहीं हो जाएगी, इसलिए रिवर्सिबल नहीं होगी। ठीक है, यानी दूसरी चीज़ें बन जाएंगी। सीमेंट का भी जमना, सीमेंट पहले जो है वो ड्राई था, अब जब वो हो जाएगा तो सॉलिड की तरह हो जाएगा। ठीक है, मोमबत्ती का जलना ये होता है भौतिक तथा रासायनिक दोनों होता है। भौतिक जो जलना जो है उसके प्रकाश होता है, उत्पन्न होता है, तो ये भौतिक है विक्रिया। और जब वो पिघल करके अलग हो जाती है, ठीक है, और कुछ ऊष्मा भी प्रदान करती है, यानी उसमें कार्बन का भी निकलना होता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन भी होता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीक तथा यौगिकों, अणुओं के सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये जो समीकरण है वो रासायनिक समीकरण है। एक रासायनिक समीकरण में निम्न विशेषताएं होंगी। पहला क्या है कि इसमें क्रिया कारक होगा और जो उत्पाद बनाएगा, ये जो होगा, जो अभिक्रिया करते हैं उनको हम क्रिया कारक कहेंगे, और जो हमारा परिणाम होगा क्रिया का, यानी क्रिया फल होगा, वो उस वही उत्पाद होगा। ठीक है, और ये जो है क्रिया कारक जो होंगे वो लेफ्ट हैंड राइट में होंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो उत्पाद बनेगा वो हमारा राइट हैंड साइड में बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की जो भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, कि वह किस किस फॉर्म में है। जैसे यहाँ मेथेन और O2 जो है क्रिया करके क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये बन रहा है। ठीक है, तो जी ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में, पर जो है H2O वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इसे अवस्था भी पता चलता है। रासायनिक समीकरण द्वारा अभिक्रिया में ऊष्मा की भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे
सो ये जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो अमोनिया बनता है। इसमें जो है ऊर्जा भी निकलती है, ठीक है। ये होता है 61.1 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अगर डेल्टा एच जो यानी जो ऊर्जा है वो माइनस है, ठीक है, तो ये उष्मा क्षेपी हो जाएगी यानी निकल रही है। और डेल्टा एच में अगर डेल्टा एच है वो भी पॉजिटिव है तो हो जाएगा कि उष्मा शोषी है, मतलब उसको एक्स्ट्रा जो है उष्मा देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अन्य शर्तें जैसे ताप, दाब आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ये तो जो तीर है इधर उसके ऊपर लिखा जाता है। एक चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार प्रकृति के आधार पर। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। जैसे ये है दो तत्व हैं क्रियाकारक, तो ये बना करके उत्पाद यानी दोनों संयोग होकर के उत्पाद बनाते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जो जिसमें दो क्रियाकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं उसको संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे तेलों का हाइड्रोजनीकरण। अब जो है यहाँ ये दोनों हैं, निकिल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बना लेता है ये एथेन। और कार्बन का दहन, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ये भी इसी का है। जल का निर्माण भी कैसे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके संयोग करके एक दूसरे से बनाते हैं जल। नेक्स्ट अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कोई भी क्रियाकारक अपने अवयवों में टूट जाता है, ठीक है, जिनसे वो बना होता है उसी में अवयव में टूट जाता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है उसको वियोजन अभिक्रिया या कहते हैं। दो या दो से अधिक जो है उसमें टूट जाता है, उत्पाद में टूट जाता है, ठीक है। वियोजन जो है वो ताप या प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे एग्जांपल में CaCO3 का जो तापीय वियोजन अगर हो किया जाए तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। KClO3 जो है इसका अगर तापीय वियोजन किया जाए KClO3 में तो KCl अलग निकल जाएगा और ऑक्सीजन अलग से हो जाएगा। फिर HI का, अगर HI का प्रकाश और जो है फोटॉन की ऊर्जा के साथ, यानी प्रकाश में फोटॉन की ऊर्जा होती ही है, तो जब इसके साथ अगर रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग से निकल जाती है और आयोडीन अलग हो जाती है। वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, ये अगर प्रकाश के बिना नहीं हो पाएगी। फिर NaCl का विद्युत अपघटन, ठीक है। NaCl का अगर विद्युत द्वारा प्रवाहित किया जाए तो जो है यानी NaCl का अगर विद्युत अपघटन कराया जाए तो सोडियम अलग और जो है क्लोराइड गैस जो होती है क्लोरीन गैस वो अलग हो जाएगी। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया ये जो है एक यौगिक का जब दूसरे तत्व के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये तत्व किसी का प्रतिस्थापन करा देगा, उसको इंटरचेंज करा देगा, यानी मतलब उसकी जगह हटा करके जा करके खुद बैठ जाता है, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिसमें एक क्रियाकारक का कुछ भाग दूसरे क्रियाकारक से विस्थापित हो जाता है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे Zn और CuSO4 इसकी रिएक्शन होती है तो Zn को जो है वो Zn कॉपर को हटा करके अपना कंबाइंड हो जाता है, ठीक है। Zn और H2SO4 जब रिएक्शन करते हैं तो ZnSO4 बन जाता है और H2 गैस विस्थापित हो जाती है। धातुओं की अम्लों के साथ जब रिएक्शन होती है, ठीक है, यानी विस्थापन अभिक्रिया होती है तो उसमें H2 गैस नहीं निकलता है, ये नियम है। यदि विस्थापन अभिक्रिया में दोनों क्रियाकारकों के कुछ भागों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन कहते हैं, मतलब दोनों अगर एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं तो वहाँ द्विविस्थापन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं अम्ल तथा क्षारों के मध्य अभिक्रिया
ये इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारों के मध्य अभिक्रिया। तो अम्ल, ये अम्ल है, सॉरी ये क्षार है, ये अम्ल है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट। जैसे देखिए सोडियम और Cl एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया AgNO3 और NaCl अगर एक क्रिया कराती है तो ये एक दूसरे को विस्थापित करके कंबाइन करते हैं, डबल। ठीक है, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है FeCl3। यहाँ FeCl3 SnCl2 है, ये इनका कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, तो ये फेरिक क्लोराइड और SnCl4 बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सक्रियता श्रेणी। ये भिन्न धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम होती है। जैसे लिथियम होती है, लिथियम सबसे क्रियाशील धातु है। ठीक है, फिर AgAuPt की क्रियाशीलता सबसे कम होती है, इसे नोबल धातुएं भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पर। जो धातुएं श्रेणी में ऊपर स्थित होते हैं, यानी इन दोनों उसमें, ठीक है, ऊपर स्थित होते हैं, नीचे वाले धातुओं को विलयन से विस्थापित कर सकते हैं, जैसे यहाँ इस सब क्रिया में। ठीक है, लेकिन यहाँ इनके बीच Cu और Zn को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए ये विक्रिया नहीं होती है इसमें। Cu सक्रियता श्रेणी में क्या है, किस वजह से नहीं होती, क्योंकि Cu जो होती है वो सक्रियता श्रेणी में Zn से नीचे होती है। ठीक है, इसीलिए क्रियाशीलता इसकी Zn से कम होती है। ठीक है, इसलिए Zn के विलयन से इसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। आगे चलते हैं। अभिक्रिया की दर पर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दो होते हैं। जैसे पहली है दर होगी जैसी, अगर उसकी दर मध्य है तो मंद अभिक्रिया है, यानी वे अभिक्रियाएं जिनकी दर अत्यंत कम होती है, यानी जिनको पूरा करने में, यानी पूरा होने में बहुत अधिक टाइम लगता है। जैसे जो लोहे पर जंग लगना, ये भी आसानी से नहीं लगता है, धीरे धीरे लगता है। चांदी का कालापन, ठीक है, H2 और O2 का मिल करके जल बनना, तो ये भी टाइम लगाता है। अब देखिए जंग का फार्मूला ये है, जब आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये जंग बनाता है। ठीक है, रस्ट। और जब सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन यानी एयर से ही लेता है तो ये बनाता है सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिक्रिया तीव्र अभिक्रियाएँ। तो वे अभिक्रियाएँ जिनकी दर अत्यधिक उच्च होती है, अर्थात जो 10 की पावर 15 सेकेंड फेमेटो सेकेंड, ठीक है, 15 माइनस सॉरी इतना सेकेंड जो है -15 सेकेंड, 10 की पावर -15 सेकेंड फेमेटो सेकेंड में हो जाती है, माइनस है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में तीव्र अभिक्रियाएँ जो है उदासीन अभिक्रियाएँ होती हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं उदासीनीकरण जो है वो तीव्र अभिक्रिया में आती है। तो NH4OH NaOH और HCl ये कंबाइंड होता है तो साल्ट बनाता है, और AgNO3 और NaCl ये कंबाइंड होता है तो AgCl बनाता है, NaNO3 बनाता है। ठीक है, अब जो है अभिक्रिया की दर निम्न बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, क्रिया कारक की मात्रा बढ़ने पर अभिक्रिया की जो दर होती है वो बढ़ती है। अगर ताप बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी अभिक्रिया की दर बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है क्रिया कारक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। यही कारण है कि प्रयोगशाला में अधिकांशतः ठोस जो है वो रसायन पूर्ण के रूप में, मतलब रसायन पूर्ण रूप में होते हैं, ठोस रसायन पूर्ण में होते हैं। ठीक है, फिर इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो प्रकाश पर निर्भर भी करती है अभिक्रिया की दर, और pH पर है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।